बारिश की लड़की भाग 13। चोट के नीले पड़ते निशान देखकर रुद्रवीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने सीने में जहर उतार दिया हो, जो खून में मिलकर नसों में दौड़ रहा था। मुट्ठियां भिज गईं उसकी और दिल किया जाकर इसी वक्त चौधरी की जान ले ले। शॉल उठाकर उसने पंखुड़ी के इर्द गिर्द लपेटा। शायद इससे ज्यादा देर उसके लिए उन बेदर्दी जख्मों को देखना मुश्किल था। पंखुड़ी बस सिर झुकाए खड़ी थी। रुद्रवीर ने उसका चेहरा देखा, जिस पर हमेशा सींचे दर्द का सबब उसे अभी पता चला। उसका चेहरा हथेली में भरकर भीगे लहजे में उसने पूछा, बहुत दर्द होता होगा ना? पंखुड़ी ने नजर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें भी नमी में डूबी थी। जवाब के लिए जबान मौन रह गई, पर आंसुओं ने गाल पर लुढ़क कर जवाब दे दिया। अंगूठे से रुद्रवीर ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और होठ रख दिए उसके माथे पर, तो पंखुड़ी खामोश सी सिसकती हुई उसके सीने में सिमट गई। रुद्रवीर ने भी कुछ यूं उसे अपने घेरे में समेटा जैसे ताउम्र भर हिफाजत का वादा कर रहा हो। छोड़ूंगा नहीं चौधरी को मैं, एक एक जख्म की भरपाई करनी होगी उसे, रुद्रवीर ने गुस्से में कहा। इस वक्त एक आग लगी थी उसके सीने में, जो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती थी। पंखुड़ी चौधरी के जिक्र से ही डर कर कांपने लगी। रुद्रवीर पर उसकी पकड़ कस गई। नहीं, वो बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। आप उनसे दूर रहिए। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे बात करूंगी तो वो आपको मार देंगे, और मैं पागल आपके साथ यहाँ तक आ गई। उन्हें पता चला कि अगर मैं आपके साथ हूं तो वो आपको मार देंगे साहब। पंखुड़ी घबराहट के कारण रो रही थी, जिसके कारण उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। पंखु, रिलैक्स, शांत हो जाओ बेटा। चुप, चौधरी की परछाई भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। वो चौधरी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। शांत हो जाओ। तुम यहां बैठो, मैं बस अभी आया। उसने पंखुड़ी को भूसे की गद्दी पर बिठा दिया और बाहर की तरफ दौड़ा। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उसकी परवाह ना कर अंधेरे में कुछ वो ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद वापस झोपड़ी में आया तो देखा पंखुड़ी अकेले होने के कारण डर कर सिकुड़ी हुई थी। आहट सुनकर वो सहम कर सिमट गई। मैं हूं बेटा, डरो नहीं। रुद्रवीर उसके पास आया और उसके हाथ में जो पत्तियां वो अपने साथ लाया, उसे मसल कर उसने उसका रस एक हथेली पर निकाला और बोला, इसे जख्म पर लगाने से दर्द कम होगा। जब भी मुझे चोट लगती थी ना, माँ मुझे ऐसे ही इन पत्तियों का रस निकाल कर लगाती थी। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इसे लगा दूं? जी। पंखुड़ी ने बस इतना ही कहा और अपना शॉल हटाकर एक ओर फैलाकर रख दिया ताकि आग की ताप में सूख जाए। रुद्रवीर ने जब उसके जख्म देखे तो एक बार फिर दिल तड़प उठा। आंखों में कुछ नमी आई, जिसे छिपाते हुए वो निचोड़ी हुई पत्तियों को रुई के मानिंद इस्तेमाल करके उसके रस धीरे धीरे जख्म पर लगाने लगा। पंखुड़ी को जलन हो रही थी। उसकी सिसकी सुन रुद्रवीर प्यार से जख्म पर फूंक मारने लगा। पंखुड़ी उसे ही देखे जा रही थी। इस खुदगर्ज दुनिया में पहली बार कोई अपना सा लगा था उसे।
जो बिना स्वार्थ के उसकी परवाह कर रहा था। इतना दर्द तो पंखुड़ी के आंसुओं में भी नहीं था जितना रुद्रवीर की आंखों की नमी में दर्द झलका पंखुड़ी के जख्म देखकर। खुद सिर से पांव तक भीगा है, लेकिन उसे सर्दी न लग जाए इस बात की फिक्र करता है। आजकल तो अकेली लड़की को मौका समझ भेड़िए झपट पड़ते हैं। उसने मौका नहीं, जिम्मेदारी माना। उसके मान की रक्षा के लिए जान तक गंवाने को राजी है। आंखों में उस अजनबी के लिए कुछ जज्बात आए जिन्हें पंखुड़ी ने समझकर भी ध्यान नहीं दिया। वैसे तो मुझे देखने का हक है तुम्हें, पर ऐसे प्यार से देखोगी तो मैं बहक जाऊंगा पंखु। रुद्रवीर ने कनखियों से उसे देखते हुए कहा तो पंखुड़ी ने तुरंत झेपते हुए अपनी नजरें फेर ली। ये देखकर हल्की सी हंसी रुद्रवीर के होठों पर खेल गई। तुम सूख गई हो, अब थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। रात हमें यहीं बितानी होगी, क्योंकि रात के वक्त जंगल में जाना सेफ नहीं होगा। तब तक बारिश भी थम जाएगी। पीछे हटकर रुद्रवीर ने कहा। बाहर आकर बारिश में हाथ धोए और अंदर गया तो देखा पंखुड़ी आधी गद्दी पर सिमट कर बैठी है। अरे, आराम से बैठो ना। आप नहीं बैठेंगे? ये जगह मेरे लिए रखी है। मैं बैठ सकता हूं तुम्हारे पास। आपके लिए जगह रखी है तो आप ही बैठेंगे ना साहब? पंखुड़ी ने कहा तो रुद्रवीर खुश होकर उसके पास ही बैठ गया। मिलते हैं अगले भाग में।